ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है बिहार वासियों के लिए। बिहार सरकार लोगों को तोहफा देने जा रही है। 100 यूनिट तक की फ्री बिजली अब लोगों को मिलने वाला है। इसकी तैयारी जो है की जा रही है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। तो यानी कि अब 100 यूनिट तक आप फ्री में बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि 100 यूनिट के बाद भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर 100 यूनिट तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका बिल पे नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए 100 यूनिट तक बिजली फ्री देकर के राहत देने की तैयारी कर रही है सरकार बिहार वासियों को। एक बार पूरी जानकारी दीजिए डिटेल में। देखिए, निश्चित तौर पर यह बिहार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है और बिहार विधानसभा का चुनावी साल है और एक बड़ा चुनावी तोहफा मानिए इसे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी चल रही है राज्य के लोगों को। और ऊर्जा विभाग का जो प्रस्ताव था वो गया था वित्त विभाग में और वित्त विभाग ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, यानी मंजूरी दे दी है। और 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जो तैयारी की गई है सरकार की तरफ से, इसको कैबिनेट में लाया जाएगा। और कैबिनेट जो है वो जैसे ही अप्रूवल देता है राज्य में यह आदेश लागू हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर कोई बिजली खर्च करेगा तब बिल भरना होगा। 100 यूनिट से ज्यादा ऊर्जा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया था और इस प्रस्ताव पर आखिरकार वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है और कैबिनेट में प्रस्ताव आने के साथ ही यह आदेश भी जारी हो जाएगा। चुनावी साल है ये और निश्चित तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक मानिए इसे। चूंकि बिहार में फ्री बिजली देना कई मायनों में संभव नहीं था, लेकिन अगर सरकार फैसला लिया तो यह बहुत बड़ा फैसला है और देखना होगा कैबिनेट में प्रस्ताव कब आता है। क्योंकि अभी अगले मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक होनी है, तो क्या इसी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ जाता है और जैसे ही यह नियम लागू हो जाएगा, यह आदेश जारी हो जाएगा, निश्चित तौर पर बिहार के लाखों उपभोक्ताओं को, जो बिजली उपभोक्ता हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी सरकार की तरफ से। लक्ष्मी। बिल्कुल संजय, और देखिए काफी समय से मांग की जा रही थी कि बिजली फ्री की जाए। अब अगर जाके फ्री बिजली की जा रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कह सकते हैं कि भार है वो बढ़ सकता है सरकार का। निश्चित तौर पर देखिए, पहले से ही सरकार सब्सिडी दे रही है। जो अभी बिजली बिल एक आम उपभोक्ता पे करता है उसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी है, इसलिए लोगों को राहत पहले से मिली हुई है। अब ऐसे में अगर 100 यूनिट लोगों को फ्री बिजली मिल जाती है तो खासकर जो निचले तबके के उपभोक्ता हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। जो 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते थे उन्हें अब 700 से 750 रुपये पर मंथ जो है वो राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं उनको ये फायदा है वो मिल पाएगा। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। हर महीने अगर वो 750 देते थे तो उन्हें नहीं देना पड़ेगा। 7.57 प्रति यूनिट बिजली है और इसमें सरकार के अनुदान के बाद 4.52 प्रति यूनिट लोग अभी दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.97 प्रति यूनिट लोग देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो राहत है वो एक बड़ी राहत के रूप में सामने आएगी। सरकार का ये फैसला चुनावी साल में एक बहुत बड़ा तोहफा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए। लक्ष्मी। बिल्कुल, और ये क्या इसमें कुछ कैटेगराइजेशन हो सकता है संजय? देखिए, अभी जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो वित्त विभाग से मंजूरी मिली है इसमें कुछ और डिडक्शन भी होगा, कुछ और रियायतें भी संभव है। हालांकि जब कैबिनेट में पूरा प्रस्ताव जाएगा और जब कैबिनेट की मुहर लगेगी तब इस बारे में और जानकारी मिलेगी। लेकिन जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कुछ और रियायत देने की सरकार ने तैयारी की है और बिहार पहले से आपको रोकना चाहेंगे संजय। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, अब बहुत करीब जब चुनाव है तो अब 100 यूनिट फ्री बिजली मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा आप लोगों का? कभी इस संबंध में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी का काम हर घर में बोलता है। हमारे विरोधी भी अगर बल्ब जला रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की कृपा से सब्सिडी भी ले रहे हैं। लालू जी भी सब्सिडी लेते हैं, बकस नहीं रहे हैं उस मामले में। तो नीतीश कुमार जी ने जब बिहार और झारखंड एक था तो राजनीतिक अपंग सरकार थी, वो बिजली के मामले में कोई काम नहीं की। और नीतीश कुमार जी की सरकार, आपको स्मरण दिलाते हैं कि ये राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 2012 में कहा कि अगर बिजली के मामले में सुधार नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो बिजली के क्षेत्र में हर घर बिजली योजना हमारा केंद्र सरकार ने सराहा, दूसरे राज्यों ने अडॉप्ट किया। अब इस संबंध में तो सरकार को औपचारिक निर्णय लेना है, लेकिन हमारा बिजली
हर घर में नीतीश कुमार जी का चेहरा उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या फ्री बिजली देने से बोझ और ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा नीरज जी? अरे बोझ तो हम 13,000 करोड़ रुपया उठा रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपया आप सब्सिडी देते हैं कि सबको, सबके जो आता है हम लोग को बिजली का बिल, उसमें सब्सिडी लिखा हुआ है। ये सरकारें सब्सिडी देती है ना। 13,000 करोड़ रुपया अनुमानित हमको वित्तीय बोझ पड़ता है। लेकिन हमारे लिए तो जनता प्राथमिकता 55 पैसे पर यूनिट किसानों को हम बिजली दे रहे हैं। हमको लगता है देश में उदाहरण है, कोई देख ले निकाल करके इसको। लेकिन वही है कि जब पहले की मुफ्त बिजली योजनाएं जो है पूरी तरीके से लागू नहीं हुई तो जनता जो है इस पर क्यों भरोसा करेगी? देखिए, हमको ये मालूम ही नहीं है कि मुफ्त बिजली योजना की कोई बात है। अब इसके बारे में औपचारिक जानकारी रहे तब में, लेकिन हम यह कह रहे हैं बिजली के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो काम किया वो उनके नैतिक बल और संकल्प का परिणाम है। विजेंद्र यादव जी जैसे ईमानदार मंत्री का मेहनत का परिणाम है कि आज बिहार में हर घर बिजली पहुंच गया। लेकिन देखिए, एक तरफ जो है बिजली फ्री देने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ बिजली चोरी के भी कई मामले सामने आते रहते हैं, आपने भी सुना ही होगा नीरज जी। तो क्या इससे और ज्यादा ये मामले बढ़ नहीं जाएंगे? नहीं, हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक ही रहता तो सूचना का अधिकार क्यों बनता है, लोक शिकायत निवारण कानून क्यों बनता है? ये तो सरकार का काम है इन चीजों को देखना। और स्मार्ट मीटर, यही लोग ना कहे थे स्मार्ट मीटर उखाड़ो आंदोलन। हम कहे थे कि केरला में 100% घर में जाके उखाड़ दीजिए, दूसरे राज्यों में वहां उखाड़िए, गैर भाजपा शासित प्रदेश में। भाई ये लोग का केवल भ्रम पैदा करना है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे अब लालटेन जलेबे में किरासन तेल मिलता ही नहीं है कहीं। ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। संजय, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर रनिया तालाब थाना क्षेत्र के सरैया गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर के नहर में गिर गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज विक्रम CHC में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग छत्तीसगढ़ से वैशाली अपने किसी परिजन की शादी के सालगिरह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में सरैया के पास गाड़ी चला रहे नंदन सिंह को झपकी आई, जिससे गाड़ी नहर में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही रनिया तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसके बाद विक्रम PHC पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। सभी मृतक महुआ वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। मैं भी वहाँ पहुँचा तो पाया कि एक गाड़ी डूबा हुआ है तथा ग्रामीणों की मदद से और पुलिस पदाधिकारियों की मदद से 5 व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 व्यक्ति की गंभीर हालत था और 2 व्यक्ति सही थे, जिन्हें सभी को PHC विक्रम ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा 3 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 AI-171 विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक से अपने आप बंद हो गए थे, जिससे कि प्लेन क्रैश होने की नौबत आ गई। AIB की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, विमान ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत खो दी और उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड के बाद ही हादसे का शिकार हो गया ये प्लेन। इस दौरान उड़ान भरने के बाद देखिए, विमान जो है वो सिर्फ 0.9 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हादसा दोपहर 1:39 पर हुआ, जब विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था। तो आपको बताते चलें, शुरुआती रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों इंजन जो हैं वो शुरुआती कुछ सेकंड बाद ही बंद हो गए थे। हमारे साथ कैप्टन शंभू प्रसाद सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व पायलट हैं। शंभू जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और देखिए, एक रिपोर्ट अभी जो सामने आई है उस विमान हादसे से जुड़ी हुई, बताया जा रहा है कि कुछ ही सेकंड के बाद दोनों इंजन जो थे वो बंद हो गए थे जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया। तो क्या दोनों इंजन जो है एक साथ ही बंद हो सकते हैं? आपकी जानकारी क्या है, क्या कहते हैं आप?
अगर सब कुछ ठीक है तो किसी इंजन को बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो कुछ भी संभव है, दोनों इंजन बंद होना भी संभव है। ये जब क्रैश हुआ था उसके बाद ही कोई भी पायलट कह सकता था कि गड़बड़ तो हुआ है, दोनों इंजन बंद हुए हैं। ये तो हर कोई जानता है। समस्या केवल ये है कि क्यों बंद हुए, ये अटकल है, ये किसी के समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे बंद हो सकता है। जाहिर है सबसे संभावना इसी बात की लग रही है कि किसी ने फ्यूल बंद कर दिया है, फ्यूल स्विच को। फ्यूल स्विच नहीं, उसको अलग नाम है, लेकिन लोगों के लिए मैं स्विच ही कहना पसंद करूंगा। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों इंजन जो है वो एक साथ बंद हो जाते हैं? हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जिस रीजन से एक बंद हुआ है ठीक उसी रीजन से दूसरा भी बंद हो सकता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, फिर भी मेरी अटकल है कि कुछ छेड़छाड़ इसके साथ हुआ है जमीन पर की। ये मैं पहले दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई इसके लिए सबूत नहीं है कि मैं कहूँ। लेकिन ऐसा संभव है कि किसी ने जानबूझकर बदमाशी में कुछ ऐसा कर दिया है कि जितना भी कम फ्यूल बचा था पाइपलाइन में, उससे जहाज टैक्सी करके रनवे तक गया और टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद फ्यूल खत्म हो गया, क्योंकि वो पहले से बंद कर दिया गया था, और जहाज का क्रैश होना। तो अच्छा, जो भी टेक ऑफ से पहले जब जांच की गई होगी, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं प्लेन में, ये सब जब चेक किया जा रहा होगा, तो क्या दोनों इंजन की खराबी की जानकारी नहीं मिली होगी? और अगर जिसको चेक करना है वही कर दे तो? यानी कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं? कर तो रहा हूं। यानी कि ये हो सकता है, साजिशन भी किया जा सकता है। अगर हुआ है तो बहुत ही दुखद हुआ है, लेकिन इसकी पूरी आशंका मुझे लग रही है। और जहां तक आप कहते हैं कि सब कुछ चेक किया जाएगा, जहाज इतना बड़ा होता है कि सब कुछ चेक हो ही नहीं सकता है। पार्ट ही होता है। जहाज अगर सुबह दिल्ली से चला है तो मान लिया जाता है कि जहाज में सब कुछ ठीक है। अब रास्ते में क्या क्या चीजें गड़बड़ी हो सकती है उसकी चेकिंग कर ली जाती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मौका निकाल करके बदमाशी कर ले, बंद कर दे फ्यूल को, तो पाइप में जितना है उतना जाएगा। लेकिन आपस में जो दोनों की बात हुई है उससे खाली यही लगता है कि हाँ स्विच बंद किया है किसी ने। लेकिन और ठीक है, मुझे पता है मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूँ, लेकिन आशंका एक ही बात की लगती है। वैसे और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है कि दोनों फ्यूल बंद हो जाए, दोनों इंजन बंद हो जाए। और अगर एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि काफ़ी किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है, उसकी अगर ठीक तरीके से जांच ना हो तो ऐसे हादसे जो हैं आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो उन अधिकारियों की जो भी जांच करते हैं, जो भी टीम होती है जांच करने की, उनके लिए क्या कोई प्रावधान है, क्या कोई ऐसा उनके लिए कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन उस दिन जो काम हो रहा था शायद बाहर की कोई टीम थी जो कर रही थी। तुर्की की कोई टीम है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। आजकल जहाज कंपनी के बहुत कम ही एम्प्लॉई हैं जो काम करते रहते हैं। ढेर सारा काम जब आप जाते हैं टिकट लेने के लिए, जब सामान रखा जा रहा है, नीचे जो साफ सफाई हो रही है, सब काम कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, जो दूसरों का दे दिया जाता है करने के लिए। लोग सस्ता पड़ता है। एक कोई कंपनी है सफाई की, तो 10 जहाज आएंगे वो सबकी सफाई कर देगा, उसे आप थोड़ा कम पैसे दीजिए, आपको कोई न सैलरी देनी है, न पेंशन देना है, न कोई अलाउंस है, न कुछ भी है, सस्ता पड़ता है। एविएशन का बिजनेस बढ़िया बिजनेस नहीं है, घाटे का काम है। इसीलिए लोग लगातार कोशिश में रहते हैं कि इसको कैसे सस्ता किया जाए, और जब भी ऐसी कोशिश होती है तो कॉम्प्रोमाइज होता है सेफ्टी के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, तभी ये हादसा हो पाया है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, शंभू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीलमपुर में देखिए 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत के मलबे से 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में देखिए 4 मंजिला इमारत गिर गई है और इसकी वजह से मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है।
इमारत के मलबे से 3 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है और वहां पर फिलहाल बचाव और राहत और बचाव का काम जो है वो जारी है। अफरा तफरी का माहौल है, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अंदर अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जाहिर तौर पर 4 मंजिला बिल्डिंग अगर गिरी है तो उसमें कई लोग दबे होंगे। उन सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आसपास देख सकते हैं आप, अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जितने लोग हैं वो खुद से अगर ढूंढ कर निकाल सकते हैं तो उनकी कोशिशें लगातार जारी है और साथ ही साथ देखिए वहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है। एक बहुत ही सकरी गली दिखाई दे रहा है जिसमें लोग जो हैं वो अफरा तफरी वहाँ पर मची हुई है, लेकिन मलबे को आप देख सकते हैं कि निकालने में सभी लोग जुटे हुए हैं। सभी लोग प्रयासरत हैं कि मलबे को हटाया जाए और अंदर जो लोग दबे हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। मोतिहारी से एक बड़ी खबर, एसएसबी जवानों और तस्कर के बीच झड़प का मामला सामने आया है। देर रात जमकर मारपीट और पथराव हुई है। देखिए, एसएसबी जवानों ने हवाई फायरिंग की, 4 जवानों को मामूली चोट लगी है। महिलाओं ने जमकर ईंट पत्थर चलाए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर जो है वो भागने में कामयाब रहे हैं। 4 साइकिल पर 16 बोरा खाद बरामद किया गया है। करीब 30 की संख्या में नेपाली तस्कर थे। जितना थाना के पतलावा घाट की ये घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 30 की संख्या में तस्कर थे और एसएसबी जवानों के साथ इनकी झड़प हो गई थी। बड़ी खबर पटना से, जहां पर एक बार फिर से अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर की है। दरभंगा के रहने वाले विक्रम झा अपनी दुकान में मौजूद थे और इस दौरान देर रात अपराधियों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है और एफएसएल की मदद से मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पहले कारोबारी गोपाल खेमका, फिर बालू कारोबारी रामानंद यादव और अब देखिए किराना दुकानदार विक्रम झा की हत्या से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होना शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार एक एक करके कारोबारियों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। जो कारोबारी हैं उनमें काफी दहशत में है कारोबारी। एक एक करके कारोबारी की हत्या से अब पूरा इलाका जो है वो डरा हुआ है। कारोबारी समाज में हड़कंप मचा हुआ है। को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट केस की बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके इन्हें गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बाइक पर आया था। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल थाने के द्वारा भी बताया गया है कि पास्ट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी शिकायत या ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं किया गया था। तो इसका मोटिव क्या है ये भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में 4 जुलाई की रात हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस में शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव को 5 दिन की रिमांड में भेजा गया है और इस दौरान पूछताछ के लिए पटना पुलिस की टीम ने 200 सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। बताया जा रहा है कि बेऊर जेल से पुलिस दोनों को किसी अज्ञात जगह पर ले गई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें पुलिस ने शूटर उमेश यादव से कई सवाल भी पूछे हैं, जिसका जवाब उमेश यादव ने दिया है। और अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने शूटर उमेश यादव से क्या क्या सवाल किए हैं। देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने कुछ अहम सवाल किए हैं, जैसे कि तुम अशोक साव को कब से जानते हो, ये पुलिस सवाल पूछ रही है और उमेश यादव जवाब देता है कि करीब 1.5 साल से। और फिर पुलिस पूछती है कि हाल में तुम दोनों की मुलाकात कब हुई। उमेश यादव कहता है बिहार शरीफ में करीब 1.5 महीने पहले। वहीं भोपाल कैंपस में हत्या की साजिश भी रची गई। पुलिस पूछती है तुम हथियार कहां से लाए थे। उमेश यादव का कहना है कि मैंने विकास को पैसे दिए थे, वही हथियार लाया था। पुलिस फिर पूछती है इस हत्याकांड में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल था। उमेश यादव कहता है कोई जवाब नहीं है। पुलिस फिर पूछती है इसके पहले किस किस घटना को और अंजाम दिए हो। उमेश यादव कहता है मैंने मजबूरी में पैसे की जरूरत की वजह से इस घटना को अंजाम दिया। ये कुछ सवाल थे, लेकिन ऐसे तमाम सवाल जो है पुलिस के द्वारा पूछे गए। लगभग 200 सवाल तैयार किए गए थे, 200 प्रश्नावली तैयार की गई थी इन सारे आरोपियों से पूछने के लिए। और जवाब में आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि उमेश यादव ने यह जवाब दिया है कि मजबूरी में पैसे की जरूरत थी, तो इसी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। बिहार में देखिए, अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कई जिले में पुलिस ने कुर्की का महाअभियान चला रखा है। डीजीपी
के निर्देश पर फरार अपराधियों पर नकेल के लिए कोर्ट के आदेश और अपराधियों के घर पर सरेंडर का नोटिस लगाया जा रहा है। तय समय सीमा के भीतर ही सरेंडर नहीं करने पर उनके घर की कुर्की की जा रही है। मोतिहारी में पुलिस ने 5 दिन का महाअभियान शुरू किया है। पहले ही दिन करीब 100 अपराधियों के घरों पर कानून का हथौड़ा चला तो फरार अपराधी दनादन सरेंडर करने लग गए हैं। पुलिस ने 2 दिन में करीब 2 वांटेड अपराधियों के घर की कुर्की की है, जिसके बाद कई अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। फरार अपराधियों में हत्या, लूट, रेप और तस्करी के आरोपी जो हैं वो शामिल हैं। इसमें टारगेट हम लोगों ने किया है करीब 500 कुर्की का निष्पादन करना है और वैसे अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है जो हत्या के केस में, लूट, बलात्कार, आर्म्स एक्ट, NDPS के केस में फरार चल रहे हैं और बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी उन्होंने माननीय न्यायालय या थाना में सरेंडर नहीं किया है। एक बार फिर से अपील की जाती है ऐसे अपराधियों से कि जल्द से जल्द जो है कानून का सम्मान करें, माननीय न्यायालय में सरेंडर करें, अन्यथा जो है माननीय न्यायालय से जो प्राप्त आदेश के अनुसार आपके घरों की कुर्की की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।